तो आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसी दिलचस्प कंपनी को डिकोड किया जाएगा जिसने सच में एक बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। हम बात कर रहे हैं रियासत लाइफस्टाइल लिमिटेड की। यह सिर्फ एक कपड़ों का ब्रांड नहीं है, ये एक बेहतरीन केस स्टडी है कि कैसे एक मजबूत विजन और सही स्ट्रैटेजी से एक शानदार रिटेल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। इसके शुरुआती सफर से लेकर हाल ही के आईपीओ तक हर एक पहलू पर आज गहराई से चर्चा होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक छोटी सी लोकल ब्राइडल बुटीक देखते ही देखते 116 करोड़ रुपए की एक पब्लिक कंपनी में कैसे बदल जाती है। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति काम कर रही थी और आज हम उसी रणनीति को एक एक करके समझने वाले हैं। आज के इस डीप डाइव का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम कंपनी की ओरिजिन स्टोरी से शुरू करेंगे, फिर प्रीमियम क्राफ्ट और ईबीओ मॉडल को समझेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल हेल्थ, आईपीओ की डिटेल्स, मार्केट का रिस्पॉन्स और आखिर में फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन स्टोरी की। सोलर इंजीनियरिंग से लेकर एक साटोरियल लेगेसी तक का सफर। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरांग गालिया की एक बात बहुत इम्पैक्टफुल है। उन्होंने कहा था, मैंने एक फैशन हाउस बनाने की प्लानिंग नहीं की थी, मैं बस कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो मायने रखता हो। सच मानिए, कहानी बहुत दिलचस्प है। गौरांग असल में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। लेकिन जब पॉलिसीज में बदलाव के चलते सोलर का बिजनेस धीमा पड़ा तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने माता पिता रमन भाई और शोभनाबेन गालिया के सालों पुराने रेंटल और सिलाई के काम को पूरी तरह से एक नया विजन दे दिया। बस यहीं से इंजीनियरिंग के सिस्टम्स और फैशन के इमोशन का एक गजब का कॉम्बिनेशन शुरू हुआ। इस ब्रांड की ग्रोथ स्पीड सच में हैरान करने वाली है। 2021 में अहमदाबाद में पहला स्टोर खुला। सिर्फ एक साल बाद 2022 में वडोदरा में एक्सपेंशन हुआ। 2023 आते आते ब्रांडिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया गया और फिर 2024 में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक, देश की फैशन कैपिटल मुंबई में एक शानदार फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च कर दिया गया। अब 2025 के लिए रियासत-ए-इश्क नाम के एक बड़े शोकेस इवेंट की तैयारी है। ये टाइमलाइन साफ बताती है कि ये कंपनी मार्केट में सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं आई है, बल्कि डोमिनेट करने के लिए आई है। अब आगे बढ़ते हैं प्रीमियम क्राफ्ट और इनके ईबीओ मॉडल की तरफ, जिसने इस कंपनी के लिए एक तगड़ा कॉम्पिटिटिव मोड तैयार किया है। अगर हम रेवेन्यू को ड्राइव करने वाले टॉप प्रोडक्ट्स को देखें तो मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी 10 महीने के FY26 के आंकड़ों में एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस दिखाई देता है। लहंगा चोली से सबसे ज्यादा करीब 21.09% रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन पुरुषों के कपड़े भी पीछे नहीं हैं। शेरवानी 16.31%, इंडो वेस्टर्न 11.47% और कुर्ता सेट 11.31% का योगदान दे रहे हैं। ये डाइवर्सिटी कमाल की है, क्योंकि इससे कंपनी किसी एक सिंगल प्रोडक्ट या जेंडर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहती। इनकी सबसे सॉलिड स्ट्रैटेजी इनके इस रेवेन्यू मॉडल में छुपी है। अभी कुल रेवेन्यू का 74.4% हिस्सा ऑफलाइन ट्रेडिंग से आता है, लेकिन जो 25.5% रेवेन्यू इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है ना, वो इनका असली ट्रम्प कार्ड है। मुंबई में अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होने से क्या होता है, एक तो बीच वाले होलसेलर का मार्जिन बचता है, जिससे प्रॉफिट बढ़ता है, और सबसे अहम बात, इनके एक्सक्लूसिव डिजाइन्स मार्केट में कॉपी होने से बच जाते हैं। 54.7%। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। FY26 के पहले 10 महीनों में कंपनी के कुल ऑपरेशंस रेवेन्यू का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इनके 2 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स यानी ईबीओ से आया है। ये दोनों स्टोर्स अहमदाबाद और मुंबई में हैं। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि प्रीमियम एथनिक वेयर के मार्केट में अगर आपकी लोकेशन सही है और इन स्टोर एक्सपीरियंस शानदार है तो रेवेन्यू किस तेजी से बढ़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ की। देखते हैं कि क्या नंबर्स इस ग्रोथ स्टोरी को सच में वैलिडेट करते हैं। तो नंबर्स कुछ इस तरह है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 22.87 करोड़ रुपया था। FY25 में ये बढ़कर 24.80 करोड़ हो गया। और सबसे इम्प्रेसिव बात तो ये है कि करंट ईयर यानी FY26 के सिर्फ 10 महीनों में ही रेवेन्यू उछलकर 27.87 करोड़ तक पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या PAT की बात करें तो वो भी लगातार मजबूत बना हुआ है। FY25 में ये 4.87 करोड़ रुपया था। ये जो एक स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ है ना, ये साबित करती है कि इनका बिजनेस मॉडल सिर्फ कागजों पर ही नहीं बल्कि बैलेंस शीट पर भी रॉक सॉलिड है।
अब इस शानदार ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए चाहिए होता है कैपिटल। तो आइए देखते हैं इनसाइड द आईपीओ। रियासत लाइफस्टाइल लिमिटेड के हालिया एसएमई आईपीओ की बेसिक डिटेल्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इसका इश्यू साइज 31 करोड़ रुपए का था, प्राइस बैंड 102 से 108 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था और एक लॉट में 1200 शेयर्स थे। लिस्टिंग के लिए इसे बीएसई एसएमई एक्सचेंज पर लाया गया। अब मेन सवाल ये है कि मार्केट से उठाए गए इन 31 करोड़ रुपयों का आखिर कंपनी करेगी क्या? तो सबसे बड़ा हिस्सा यानी 40.50% सीधे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। आसान भाषा में कहें तो नए प्रीमियम शोरूम्स खोलना। 30.80% पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए रखा गया है, जो कि बहुत लॉजिकल है क्योंकि डिजाइनर कपड़ों के बिजनेस में इन्वेंट्री के लिए काफी कैश चाहिए होता है। और बाकी का 28.60% हिस्सा जनरल कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए है। चलिए अब मार्केट रिस्पांस पर आते हैं। आईपीओ को लेके पब्लिक का वर्डिक्ट कैसा रहा? 1.38 गुना, ये इस आईपीओ का टोटल सब्सक्रिप्शन रेट था। इसका मतलब है कि कंपनी जितने शेयर बेचना चाह रही थी, मार्केट ने उससे 1.38 गुना ज्यादा डिमांड की। ये फिगर अपने आप में इस बात का सबूत है कि इन्वेस्टर्स को इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी और प्रीमियम एथनिक वियर की फ्यूचर डिमांड पर काफी भरोसा है। वैल्यूएशन को समझे तो कंपनी का मार्केट कैप 116.04 करोड़ रुपए पर खड़ा है और इसका पीई रेशियो 17.50 है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनका ये पीई रेशियो अपनी इंडस्ट्री के एवरेज से थोड़ा कम है। इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जा सकता है कि इन्होंने अपने शेयर्स को ओवर प्राइस नहीं किया है, जिससे भविष्य में इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू बढ़ने का अच्छा खासा स्कोप बचा हुआ है। पैसा तो आ गया, लेकिन अब आगे क्या? फ्यूचर एक्सपेंशन की क्या तैयारी है? मैनेजमेंट ने अगले 5 सालों के लिए एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप विजन सेट किया है। पहला कदम, सूरत, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे बड़े टियर 1 शहरों में नए एक्सक्लूसिव शोरूम्स खोलना। दूसरा कदम, अपने ग्लोबल ऑनलाइन सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम मजबूत करना ताकि देश विदेश से भी ऑर्डर्स आ सके। और तीसरा, एक बिल्कुल नया ब्रांड लॉन्च करना जो खास तौर पर मास मार्केट सेगमेंट को टारगेट करेगा, यानी एक बड़ा कंज्यूमर बेस। ऑनलाइन सेल्स पर इतना फोकस क्यों है? जरा इस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को देखिए। FY24 में ऑनलाइन रेवेन्यू ना के बराबर था, सिर्फ 1.47 लाख रुपीस। फिर FY25 में ये जंप मारकर 45.91 लाख पर आ गया और अब FY26 के सिर्फ 10 महीनों में ये 80.78 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। ये ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियल है। भले ही ये टोटल रेवेन्यू का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये साफ बता रहा है कि कंपनी का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इस ऑनलाइन बूम की तरफ क्यों जा रहा है। तो आज की ये चर्चा हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या रियासत का ये बेहद सफल प्रीमियम ऑफलाइन मॉडल उसी कामयाबी के साथ ग्लोबल ऑनलाइन एथनिक वेयर मार्केट को कैप्चर कर पाएगा? जो एक्सक्लूसिव फील एक ब्राइडल या ग्रूम आउटफिट को शोरूम में टच करने से आती है, क्या उसे डिजिटल दुनिया के जरिए कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में रिटेल इंडस्ट्री की दिशा तय कर सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।